दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे साइकोपैथ अपराधियों के बारे में जिन्होंने अपराध की सारी हदें पार कर दी। ऐसी घटनाएं शायद ही आपने सुनी होंगी या कभी किसी फिल्म या वेब सीरीज में देखी होंगी। आइए जानते हैं अपराधियों के बारे में जो सबका दिल दहला देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1 पर है दरबारा सिंह। अप्रैल-अक्टूबर 2004 के दौरान भारत के पंजाब के जालंधर शहर में गैर पंजाबी प्रवासियों के 23 बच्चों का अपहरण कर लिया गया था। इनमें से कई बच्चों का यौन उत्पीड़न किया गया और उनमें से 17 की हत्या कर दी गई। अक्टूबर में पुलिस ने दरबारा सिंह को पकड़ लिया, जो पहले यौन उत्पीड़न और एक बच्चे की हत्या के प्रयास से जुड़े एक अन्य मामले में लगभग 1 दशक तक जेल में रह चुका था। सिंह ने कथित तौर पर कबूल किया कि 2004 में इन सभी अपहरणों, यौन हमलों और हत्याओं के पीछे उसका हाथ था। दरबारा सिंह ने स्वीकार किया कि उसने अन्य 17 पीड़ितों की हत्या कर दी थी, जिनमें 15 लड़कियां और 2 लड़के शामिल थे। उसने कई शवों के साथ बलात्कार या अप्राकृतिक यौनाचार किया। सिंह ने कहा उसने गैर पंजाबी प्रवासियों के बच्चों को निशाना बनाया। उसने गलती से एक पंजाबी लड़की की हत्या कर दी और अपनी गिरफ्तारी के बाद कहा कि वह उसकी मौत से हिल गया था। 22 अगस्त 2004 को तस्बीन और उसकी बहन मुमताज बाहर खेल रहे थे। तभी दरबारा ने उन्हें कुछ मिठाइयाँ और एक खाली बोतल देकर फुसलाया। सिंह ने उनसे कहा कि बोतल बेचकर उन्हें अच्छा पैसा मिल सकता है। इसके बाद उसने दोनों लड़कियों को अपनी साइकिल पर बैठाया, लेकिन मुमताज ने साथ जाने से इनकार कर दिया। 1 हफ्ते के बाद तजबीन का शव जालंधर फगवाड़ा रोड पर चेहरू गांव में झाड़ियों में मिला। शव क्षत विक्षत हालत में पड़ा मिला। उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था। पुलिस को शव को लावारिस घोषित करना पड़ा और तदनुसार फगवाड़ा में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसी तरह दरबारा सिंह अन्य बच्चों को भी लालच देकर फुसलाता और उन्हें अपने साथ ले जाता था। दूसरे नंबर पर हैं रमन राघव। अगस्त 1968 में मुंबई के बाहरी इलाके में हत्याओं की एक श्रृंखला हुई। फुटपाथ और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को सोते समय पीट पीट कर मार डाला गया। सभी हत्याएं रात में हुईं और किसी कठोर कुंद वस्तु का उपयोग करके की गईं। हत्याओं की ऐसी ही श्रृंखला कुछ साल पहले 1965 से 1966 मुंबई के पूर्वी उपनगरों में हुई थी, जिसमें 19 लोगों पर हमला किया गया था, जिसमें 9 लोग मारे गए थे। पुलिस को रमन राघव पर शक हुआ और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक बेघर आदमी, पुलिस फाइलों में उसका पुराना जिक्र था और डकैती के आरोप में उसने 5 साल जेल में बिताए। चूंकि उसके खिलाफ अपराधों की नई श्रृंखला के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका, इसलिए पुलिस ने उसे जाने दिया। 1968 में जब हत्यारे ने दोबारा हमला किया तो पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। तत्कालीन पुलिस उपायुक्त CID रमाकांत कुलकर्णी ने जांच का जिम्मा संभाला और शहर में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। इस प्रयास में पुलिस उसे गिरफ्तार करने में सफल रही। अपने कबूलनामे में उसने स्वीकार किया कि उसने 1966 में GIP लाइन पर 41 लोगों की हत्या की थी और 1968 में उपनगरों में लगभग 1 दर्जन लोगों की हत्या की थी। आशंका है कि उसने और भी हत्याएं की। उनकी हत्याओं के दौरान मुंबई में कई लोग डर के साए में रहते थे और झुग्गियों और अपार्टमेंटों के निवासी सार्वजनिक स्थानों पर या खुली खिड़कियों और बालकनियों में सोने से डरते थे। रमन राघव, जिसे सिंधी तलवई, अन्ना थंबी और वेलुस्वामी के नाम से भी जाना जाता है, 1960 के दशक के मध्य में सक्रिय एक सीरियल किलर था जिसे कई लोगों ने जैक द रिपर ऑफ इंडिया कहा था। राघव 3 साल से अधिक समय तक हत्याएं करता रहा। हत्याओं का पहला दौर 1965 और 1967 में हुआ, जब 19 लोगों पर हमला किया गया, और हत्याओं का दूसरा दौर 1968 में हुआ। उसे 27 सितंबर को महाराष्ट्र पुलिस ने पकड़ा था। मानसिक बीमारी के कारण राघव को मौत की सजा से बचा लिया गया और बाद में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हमारी इस सूची में एक ऐसी महिला का नाम भी है जिसके बारे में आप में से कुछ लोगों ने सुना भी होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइनाइड मल्लिका की, और जो हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है। साइनाइड मल्लिका के नाम से
कुख्यात केडी केम्पम्मा भारत की पहली दोषी महिला सीरियल किलर है। 1999 में अपनी पहली हत्या से शुरुआत करते हुए केम्पम्मा ने अगले 8 वर्षों में 6 महिलाओं की हत्या की, जिनमें से 5 2007 में अक्टूबर और दिसंबर के बीच थीं। उसने मंदिर की महिला भक्तों से पीड़ितों से दोस्ती की और खुद को एक बेहद पवित्र महिला के रूप में चित्रित किया। उनका विश्वास हासिल करने के बाद वह उन्हें दूसरे मंदिर में बुलाती थी, उन्हें अपने सबसे अच्छे कपड़े और आभूषण पहनने के लिए कहती थी और उन्हें साइनाइड के साथ पवित्र जल पीने के लिए देती थी। आभूषणों को ठिकाने लगाने की कोशिश में पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। वह कर्नाटक में मौत की सजा पाने वाली पहली महिला थी। केम्पम्मा पर कई महिलाओं की हत्या करने का आरोप है, लेकिन उसे केवल 6 हत्याओं के लिए दोषी ठहराया गया है। केम्पम्मा पर आरोप था कि वह बेंगलुरु के पास के मंदिरों में अक्सर जाती थी और उन महिलाओं को शिकार बनाती थी जो संकट में थीं। एक महिला को देखने के बाद वह उनकी समस्याओं को सुनकर और उन्हें मंडल पूजा करने की सलाह देकर उन पर भरोसा करने की कोशिश करती थी, जिसके बारे में वह कहती थी कि इससे उन्हें अपनी समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। उसने एक धार्मिक महिला होने का दिखावा किया जो रीति रिवाजों में पारंगत थी। फिर उसने शहर के बाहरी इलाके में एक मंदिर में पूजा की व्यवस्था करने की पेशकश की। उसने उनसे अनुष्ठान में सज धज कर आने को कहा। एक बार पीड़ित के आने के बाद केम्पम्मा अनुष्ठान शुरू कर देती थी। पीड़ित को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहती थी और उन्हें साइनाइड युक्त पानी पीने या साइनाइड युक्त भोजन खाने के लिए मजबूर करती थी। उसे साइनाइड आभूषण की दुकानों से मिला, जहां इसका उपयोग सोने के आभूषणों को साफ करने के लिए किया जाता था। उसने दावा किया कि उसने फिल्मों से साइनाइड से हत्या के बारे में सीखा था। इस कार्य प्रणाली से उसे लोकप्रिय उपनाम साइनाइड मल्लिका मिला। वह शराब पीते समय पीड़ितों की नाक पकड़ लेती थी। एक बार मरने के बाद वह अपने पीड़ितों से उनके पैसे और कीमती सामान लूट लेती थी। चौथे नंबर पर है रेणुका शिंदे, जो अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर बच्चों का अपहरण और हत्या की दोषी है। 2 बहनें सीमा मोहन गावित और रेणुका किरण शिंदे भारतीय सीरियल किलर हैं, जिन्हें 1990 और 1996 के बीच 13 बच्चों के अपहरण और उनमें से 5 की हत्या करने का दोषी ठहराया गया था। अपनी मां अंजनाबाई के सहयोग से वे पश्चिमी महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों पुणे, ठाणे, कल्याण, कोल्हापुर और नासिक में सक्रिय थे। बच्चों के अपहरण का कारण उन्हें भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ले जाना था, जहां तीनों में से एक लोगों का सामान चुराने की कोशिश करता था। यदि चोर पकड़ा जाता तो वह या तो बच्चे के माध्यम से सहानुभूति जगाने की कोशिश करती या उसे चोट पहुंचाकर ध्यान भटकाती। अपहृत बच्चे को बाद में मार दिया जाएगा। 1990 में पुणे के चतुर्श्रृंगी मंदिर में चोरी का प्रयास विफल हो गया और रेणुका पकड़ी गई। हालांकि वह अपने छोटे बेटे का उपयोग करके खुद को मुक्त करने में कामयाब रही, जिसे वह अपने साथ ले गई थी, यह तर्क देते हुए कि एक छोटे बच्चे वाली मां चोरी नहीं कर सकती। भीड़ ने उन्हें जाने दिया और रेणुका ने यह घटना अपनी मां और बहन से साझा की। ये तब था जब परिवार ने छोटे बच्चों को साथ लेकर इन चोरियों को अंजाम देने का फैसला किया, जिसमें बच्चे उन्हें आसानी से भागने में मदद करने के लिए एक बाधा और ध्यान भटकाने वाले दोनों के रूप में काम करते थे। परिवार ने अनुमानित 40 या अधिक बच्चों का अपहरण कर लिया, जिनमें से अधिकतर पुणे, ठाणे, कल्याण, कोल्हापुर और नासिक में मंदिर परिसरों और मेले के मैदानों जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों से थे। उन पर 13 अपहरणों का आरोप लगाया गया, ज्यादातर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और 10 हत्याएं। हालांकि कुछ मामलों में बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, लेकिन कई अपहरणों की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई क्योंकि बच्चे गरीब परिवारों से थे और पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। सोचिए, अगर आप किसी डॉक्टर के पास अपनी शारीरिक समस्या लेकर जाते हैं या आपको लगता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं जो हमारी जान बचाते हैं, लेकिन तभी आपको पता चले कि आप जिस डॉक्टर के पास गए हैं वह एक साइको किलर या किडनी चोर भी है। जी हाँ, आज हम आपको ऐसे ही डॉक्टर के बारे में बताएंगे
जो हमारी लिस्ट के 5वें नंबर पर आते हैं। देवेंद्र, जिसे डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय सीरियल किलर और आयुर्वेद डॉक्टर है, जिसे 2002 और 2004 के बीच टैक्सी ड्राइवरों की कई हत्याओं का दोषी पाए जाने के बाद 2004 में राजस्थान में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। उसने 100 से अधिक हत्याओं में अपनी संलिप्तता कबूल की। देवेंद्र पर 1994 से 2004 के बीच अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट चलाने का भी आरोप है। उन्होंने बिहार से बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी BAMAS में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपना क्लिनिक खोला और 11 साल तक उसे चलाया। 1994 में उन्हें उस समय वित्तीय झटका लगा, जब एक गैस डीलरशिप योजना में निवेश करने के बाद उनके साथ 11 लाख रुपए का घोटाला हुआ। योजना में धोखा खाने के 1 साल बाद वह अपराध जगत में उतर गया। वह कथित तौर पर फर्जी गैस एजेंसी चलाता था। उसी समय उन्होंने कथित तौर पर अवैध किडनी प्रत्यारोपण रैकेट शुरू किया। पुलिस से पूछताछ के दौरान उसने कबूल किया कि वर्ष 1994 से 2004 तक उसने अवैध रूप से 125 से अधिक किडनी प्रत्यारोपण किए थे, जिसके लिए शर्मा को प्रत्येक प्रत्यारोपण के लिए 5 लाख से 7 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। 2004 में किडनी रैकेट घोटाले में शामिल होने के आरोप में पकड़े जाने के बाद उन्हें गुड़गांव, हरियाणा में गिरफ्तार किया गया था। उसी अवधि के दौरान देवेंद्र शर्मा और उसका गिरोह टैक्सी चालकों के अपहरण और हत्या और उत्तर प्रदेश के ग्रे मार्केट में टैक्सियों को बेचने में भी शामिल था। वह प्रत्येक वाहन के लिए 20,000 से 25,000 रुपए कमाते थे। इसी तरह की और भी क्राइम मिस्ट्री वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें या बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।